2015 में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की सरकार का और विधायकों का ये मानना था कि किसी भी विधायक के लिए ये ज़रूरी है कि उसको एक सम्मानजनक मेहनताना मिले, एक सम्मानजनक तनख्वाह मिले, ताकि वो बिना किसी बाहरी लोभ के अपनी तनख्वाह के अंदर अपने परिवार का गुजारा कर सके और समाज की सेवा के अंदर अपना 100% दे सके। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी विधायक से ये अपेक्षा करेंगे कि वो विधायकी भी करे और कोई काम धंधा भी करे जिससे उसका घर चले, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और जब हम लोग विधायक बने तब विधायक की सैलरी थी 12,000 रुपये, और ये बेसिक सैलरी नहीं है, कई लोग इसको बेसिक सैलरी लिखते हैं, ये सैलरी है। 12,000 रुपये उसकी सैलरी थी और हमने उसको बढ़ाकर एक बिल पास किया जो केंद्र सरकार को भेजा, और 2015 से लेकर अब 2022 तक करीब 7 साल से वो बिल फंसा हुआ था। तो 7 साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी जो थी वो करीब 12,000 रुपये थी। इसके अलावा उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस और सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिलता है। सेक्रेटेरिएट अलाउंस का मतलब ये है कि हर विधायक का, आपको मालूम है, कहीं 1 या 2 या कहीं 4 जगह ऑफिस होता है, उसका किराया वगैरह। टेलीफोन अलाउंस, हर ऑफिस के अंदर टेलीफोन आदि होते हैं। कन्वेंस अलाउंस होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इधर उधर जाना होता है, पेट्रोल गाड़ी का खर्चा होता है। इस सब को मिलाकर, सारे अलाउंस और भत्ते मिलाकर 54,000 रुपये विधायकों की तनख्वाह थी। आप लोग अगर गूगल करेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, मैंने गूगल किया कि बाकी राज्यों के अंदर कितनी तनख्वाह है आखिर विधायकों की, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप गूगल करके देखिएगा, उसके अंदर जब आप दिल्ली के विधायक की तनख्वाह देखते हैं तो वो आता है 2,10,000 रुपये। ये हम सब के लिए जो है काफ़ी दुख की बात रही कि विधायकों की सैलरी 12,000 होने के बावजूद भी ज़्यादातर वेबसाइट्स पर, इनफैक्ट विकिपीडिया तक पर, दिल्ली के विधायकों की सैलरी 2,10,000 रुपये है, जो कि पूरी तरह से झूठ और जो है गलत है। अब जो है, जब केंद्र को ये बिल भेजा गया तो केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव आया कि आप इस सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 कर लें। हमारा सुझाव ज़्यादा का था, केंद्र ने कहा कि आप 30 कर लें, और केंद्र ने इस तरीके से सारे अलाउंसेस के केंद्र ने अपनी तरफ से सुझाव दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आप 18,000 से बढ़ाकर 25,000 कर लें, कन्वेंस अलाउंस आप 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर लें, टेलीफोन अलाउंस 8,000 से 10,000 कर लें, सेक्रेटेरिएट अलाउंस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर लें। लिहाजा अब विधायकों की जो सैलरी है, ये तनख्वाह है, वो 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गई है, और सारे भत्ते, ऑफिस और सेक्रेटेरिएट का किराया आदि मिलाकर जो पैसा 54,000 रुपये विधायकों को मिलता था, वो बढ़ के 90,000 में केंद्र सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है। अभी ऐसा नहीं है कि बढ़ गई है, अभी इसकी प्रक्रिया है कि अब ये दिल्ली विधानसभा के अंदर इसको रखा जाएगा और इसको पास किया जाएगा, फिर नोटिफाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी जो है सैलरी जो है 12,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगी, और जो अलाउंसेस वगैरह मिलाकर जो है वो 90,000 हो जाएगी। इसी के साथ, क्योंकि ये विषय चल रहा है, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अन्य राज्यों की तनख्वाह जो विकिपीडिया और अन्य सोर्सेज पे मिली वो आपसे साझा कर दूं। तेलंगाना के अंदर विधायकों की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है, महाराष्ट्र के अंदर 2,32,000 रुपये है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,87,000 रुपये है, जम्मू कश्मीर के अंदर 1,60,000 रुपये है, उत्तराखंड के अंदर 1,60,000 रुपये है,
आंध्र प्रदेश के अंदर 1,30,000 रुपये है, हिमाचल में 1,25,000 है, राजस्थान में 1,25,000 है, गोवा में 1,17,000 है, हरियाणा में 1,15,000 है, पंजाब में 1,14,000 है और इसी तरीके से जो है ये सैलरी है। और इस सैलरी वाइज ब्रेकअप के हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली की सैलरी जो थी विधायकों की लगभग सबसे कम सैलरी वाले राज्यों के अंदर दिल्ली के जो विधायकों की सैलरी जो थी वो शामिल थी। तो मैं आप पत्रकारों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको छापें ताकि जो एक गलत प्रचार जो है पिछले 7 साल से चल रहा था उस प्रचार को भी जो है रोका जा सके और जो सही फिगर है वो वहाँ पे रखी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत जी, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत सारे सवाल और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या आपका लगता है आपकी पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है जो आज पूरा घटनाक्रम सुबह से लेकर अभी तक चल रहा है? देखिए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के बारे में मैंने थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करवाया। मैंने कहा ये आदमी बहुत सुर्खियों में, इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठी की जाए कि क्या क्या चीज़ है। तो तेजिंदर बग्गा, इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें और इनका आप फेसबुक अकाउंट देखें या इनके नाम की आप सर्च करें कि किस चीज़ों के लिए ये दिल्ली के अंदर जाने जाते हैं, तो इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली, अभद्र भाषा, बदतमीजी, जहरीले भाषण और 2 कम्युनिटीज, 2 संप्रदायों के अंदर झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली और भाषा। और इसके अंदर मैंने इनके बारे में सर्च किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक 70 साल के बुजुर्ग वकील को जूतों से पीटने के लिए ये लोग सुर्खियों में आए थे और इनके साथ उस वक्त 2 लोग और थे। एक बुजुर्ग को पीटने के लिए तो 3 जवान लोग गए थे। ये इतने बड़े मर्द हैं। इंदर वर्मा और विष्णु गुप्ता मिलकर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के बुजुर्ग वकील को सुप्रीम कोर्ट परिसर में जूतों से पीटा था। इसके बाद 2011 में रामलीला मैदान में पीएफआई के प्रोग्राम में इन्होंने हंगामा किया, इसलिए ये वहाँ पे इनकी चर्चा में आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा का आरोप इन पर लगा और उसके दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। 2014 जनवरी में तिलक मार्ग थाने में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ घर में जबरन घुसने और हमले करने की कोशिश का आरोप लगा। दफ़ा 452 के तहत केस दर्ज हुआ। ये 2014 है। 2018 15 अक्टूबर 2018 में तुगलक रोड थाने में धार्मिक द्वेष फैलाने, लोगों को भड़काने, जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर समाज में माहौल खराब करने के आरोप में इनके ऊपर 153A में मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा की सरकार थी, दिल्ली पुलिस से। 29 नवंबर 2019 में पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीसी 153 के दौरान दंगा कराने की नीयत से भड़काऊ भाषण देने के लिए इनको दोषी ठहराया। मतलब इनके ऊपर आरोप साबित हुए और पटियाला हाउस कोर्ट ने इनको दोषी माना। दफा 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए इनको दोषी करार किया गया और दफा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी इन्हें दोषी करार किया गया। इसके अलावा इनके ऊपर दर्जनों इस तरीके के मुकदमे, बहुत बड़ा, जैसे मुलजिमों का, बड़े बड़े क्रिमिनल्स का डोजियर होता है, ऐसा इनका मोटा डोजियर है। और इस तरीके की पृष्ठभूमि के आदमी हैं तेजिंदर सिंह बग्गा। और इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया
किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया ही नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? इनको सम्मन देने आई थी? इनको सम्मन दिया गया, उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मन दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर इनके पक्ष में जरा सी भी गुंजाइश होती तो ये लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट तक होके आ गए, एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश की, अरेस्ट रुकवाने की कोशिश की। इनको किसी कोर्ट के अंदर कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद जो है इनको अरेस्ट किया गया है। और ये बीजेपी का ये कहना कि ये द्वेष की राजनीति के कारण हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्टेट मशीनरी का फायदा उठाती रही है, इसका दुरुपयोग करती रही है। जिस राज्य में बीजेपी का चुनाव होता है उस राज्य में विपक्षी पार्टी के नेता के घर ईडी का छापा पड़ना, पुलिस के द्वारा अरेस्ट होना, इनकम टैक्स की रेड होना, एनआईए के सम्मन आना, ये आम बात है। ये बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है। बीजेपी ने हमेशा से अपने खिलाफ लोगों को इस तरीके से डराया, धमकाया और पुलिस का इस्तेमाल किया है। और कोई पार्टी जो है अगर निष्पक्षता से भी काम करती है तो बीजेपी के मन में जो मैल है, जो इनके मन में जो द्वेष है, उसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी कहीं हमारी तरह तो नहीं हो गए हैं। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, पुलिस जो है निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। जो आज घटनाएं हुई है, पंजाब पुलिस के खिलाफ ही अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, हरियाणा में रोक लिया गया है, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का मामला है। हम वो लोग नहीं है कि जो किसी का जो है पक्ष लेके जो है वो उतर आएंगे। ये बीजेपी की पृष्ठभूमि होती थी कि जहाँ पे बीजेपी जो है पुलिस जो है वकीलों की पिटाई करे दिल्ली पुलिस, और वकीलों के लिए सड़क पर उतर आए दिल्ली पुलिस और तिरंगा यात्रा निकाले दिल्ली पुलिस के पक्ष में। ये दिल्ली पुलिस की पृष्ठभूमि है। जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वो प्रोसीजर जो है पंजाब पुलिस फॉलो करेगी। दिल्ली पुलिस अगर कोई मुकदमा दर्ज करती है, कुछ करती है, तो वो पुलिस का अपना मामला है, वो देखेंगे और निपटेंगे उस चीज से। सौरभ जी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जैसे सीबीआई 4 साल से जांच कर रही थी, अब सबूतों के अभाव में उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और मामले को बंद किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब कितने दिनों तक किसी आप जो मामला बनता ही नहीं उसको आप कितने दिनों तक खींच लेंगे? और उसके ऊपर कोर्ट भी पूछता है। देखिए, आप इस बात को समझिए, जितने भी विधायकों के ऊपर मुकदमे हुए, हमारे जितने भी मंत्रियों के घर छापे मारे इन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक के ऊपर जो है हिंसा के आरोप में इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए। मगर सभी मामलों के अंदर क्या हुआ? देखिए, मुकदमा बनाना तो पुलिस का काम है, मगर साक्ष्य देख के, इन्वेस्टिगेशन देख के, प्रूफ देख के ये तय करना कि कोई मुकदमा बनता है नहीं बनता, कोई दोषी है या नहीं, वो जो है न्यायालय का काम है। इसीलिए ज्यादातर मुकदमों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा बनाया गया कि उन्होंने अंशु प्रकाश के साथ हिंसा की। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, चार्जशीट से बरी कर दिया, चार्ज ही नहीं लगाया। इसी तरीके से हमारे दर्जनों विधायकों को कोर्ट ने बरी किया है। और अब जो सत्येंद्र जैन साहब का मामला है वो भी पूरी तरीके से इस बात को दिखाता है कि हर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इनको हमारे विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ हैरेसमेंट तो होती है, टीवी के अंदर न्यूज़ तो चलती है, अखबार के अंदर सुर्खियां तो बनती हैं, मगर जो है उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिलता है। सौरभ जी, दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और इसके तहत हरियाणा के अंदर
उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो बीजेपी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल भी उसी तरह से बीजेपी कर रही है? देखिए, पंजाब के अंदर 29 अप्रैल को हिंसा हुई, उसके अंदर जो बरजिंदर सिंह परवाना नाम के आदमी का नाम आ रहा है, जिनको अरेस्ट किया गया, जो उसके मास्टरमाइंड हैं उस पूरी हिंसा के, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो भाजपा के एक सीनियर लीडर के करीबी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा के। और सिरसा उनके पक्ष में बयान देते हैं, उनकी वकालत करते हैं, उनके पक्ष में ट्वीट करते हैं। पंजाब में हिंसा भड़काने के लिए तेजिंदर सिंह बग्गा जैसे लोग ट्वीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बैठ के भाजपा के लोग पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की, करवाने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब पुलिस तो हर वो कोशिश करेगी कि पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव ना हो, वहाँ पे अमन, शांति और चैन जो है रहे। अब उसके अंदर अगर बीजेपी के दिल्ली पुलिस या बीजेपी की हरियाणा पुलिस दंगाइयों को, गुंडों को, फसादियों को, सांप्रदायिक दंगे कराने वाले आरोपियों को बचाने की कोशिश करेगी, तो सारे के सारे लोग जो है, जनता इस चीज़ को देख रही है और वो समझ रहे हैं कि ऐसा क्या बदला है देश के अंदर कि देश में रामनवमी से लेकर आज तक दर्जनों जगह दंगे हो रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि हर दंगे के पीछे भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है।